और देखिए कल जैसलमेर जा सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे दें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा। और देखिए कल जैसलमेर जा सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर जा सकते हैं और ये दौरा जो है वो कल हो सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा कल जाएंगे जैसलमेर। ये बड़ी अपडेट, कल जैसलमेर जा सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका वो भी देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर जाएंगे और कल वो जैसलमेर जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा, और ये दौरा जो है वो कल होगा। कल निकलेंगे जैसलमेर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा। और हमारे साथ लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, अब ये खबर आ रही है कि सीएम जैसलमेर दौरे पे जाएंगे, लेकिन ये दौरा आखिर इसके पीछे के क्या मायने और किस लिए वो जैसलमेर जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? एक बार सोनल आपका जवाब जरा दोबारा दोहराएं। जी लाल सिंह, मेरा ये सवाल है कि अभी अभी जो खबर आई है कि सीएम भजनलाल शर्मा कल जाएंगे जैसलमेर, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है उनका वहां पर? देखिए बिल्कुल, चूंकि वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और वो राजीविका से जुड़ी करीब 5,000 लाभार्थियों से उनका संवाद कार्यक्रम है। ऐसे में कल राज्यपाल निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। तो जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर कल या नहीं तो अगले दिन सुबह जैसलमेर सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। इस दौरान उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि द्रौपदी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है, एक प्रोटोकॉल बनता है, राज्यपाल और सीएम वहाँ मौजूद रहेंगे। तो अभी जैसलमेर की इतनी सूचना, चूँकि लगातार एक मंत्री गठन को लेकर सीएम बिजी चल रहे हैं। आज देखा होगा आपने, दिल्ली में गए हो, दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की उन्होंने, और इसके बाद सीधे विधानसभा पहुँचे। यहाँ स्पीकर का निर्वाचन हुआ, उसमें मौजूद रहे, तमाम विधायकों से मिले, स्पीकर वासुदेव देवनानी से उन्होंने मुलाकात की, उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया। और इसके बाद अभी ताज़ा खबर आ रही है कि उनको जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि अभी अपडेट ये भी है कि सीएमओ में भी एक मीटिंग लेने वाले हैं, लेकिन चूंकि अगर समय आगे पीछे हो सकता है तो उसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन चूंकि लगातार भजनलाल शर्मा ने जब से ये कार्यभार संभाला है सीएम का, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है, एक्टिव मोड में। आप लगातार देख रहे हैं एक से एक फैसले लिए जा रहे हैं। और चूंकि अब सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज हो रही है सोनल, वो हो रही है मंत्रिमंडल गठन को लेकर। जयपुर से दिल्ली तक लगातार जो एक एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, कवायद देख रहे हैं, इसका मकसद यही है कि एक ऐसा नवाचारों का युक्त मंत्रिमंडल राजस्थान को दिया जाए, ताकि जो तमाम मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, जो जनता से प्रॉमिस करके आप सत्ता में आए हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए। युवाओं को आपको आगे लाना है, दिग्गजों को आपको एडजस्ट करना है, महिलाओं को भी आपको आगे लाना है। तो तमाम इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के गठन का जो पहला प्रारूप है वो लगभग तैयार हो गया है। पहले फेज में माना जा रहा है करीब 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और कौन कौन मंत्री होंगे इसके पूरी तरह से नाम उनके क्लियर हो गए, और लगभग दिल्ली ने अब फाइनल मोहर लगा दी है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद जैसे ही राज्यपाल जयपुर वापस आएंगे, उसके अगले 2 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। सोनल, साथ ही लाल सिंह, अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो देखिए लगातार हमने देखा कैसे सीएम के चेहरे को भी हमने जब जब नाम सामने आया तो चौंकाने वाला नाम था। तो क्या इस बार भी बीजेपी मंत्रिमंडल की जो लिस्ट होगी उसमें भी चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं? देखिए सोनल, ये लगातार एक हम चर्चा सुन रहे हैं कि चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। चाहे वो सीएम की बात कर लीजिए या हिंदुस्तान में 2 बार राष्ट्रपति बने, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन राष्ट्रपति बनेंगे। चाहे रामनाथ कोविंद की बात कर लो, चाहे द्रौपदी मुर्मू की बात कर लो, और हाल ही में 3 राज्यों के जो सीएम बने उनको लेकर आप देख सकते हैं। अब दरअसल हम जब चर्चा करते हैं तो हमें चौंकाने वाले फैसले लगते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चौंकाने वाले फैसले हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी एक्सरसाइज है, एक बड़ी कवायद है सियासत की तस्वीर बदलने को लेकर, तमाम उन परिपाटियों को बदलने को लेकर, या मैं यूँ कहूँ कि विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए।
राजनीति में नवाचारों को बल देने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए, एक नए विजन को कैसे हिंदुस्तान में लागू किया जा सकता है, राजस्थान में लागू किया जा सकता है, और कैसे लोग जन कल्याणकारी जो सपना है, वेलफेयर स्टेट की हम जो बात करते हैं सोनल, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, वो सोरे बढ़ते हुए कदम है। तो निश्चित रूप से आपने ठीक कहा है, मंत्रिमंडल गठन में आपको चौंकाने वाले नाम भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा, लिहाजा जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे, और उन जिलों को भी अधिक प्रायोरिटी में रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं हम मानते हैं पिछड़े जिले हैं। तो ऐसे में इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आपको जल्द मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे। जी सोनल। अच्छा, साथ ही लाल सिंह, जैसे कि आपने कहा जातीय समीकरण को भी यहाँ पर भापा जाएगा अच्छे से, कहीं ना कहीं ये एक तरीका हो सकता है बीजेपी का, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या जानबूझकर कह सके या फोकसली जातीय समीकरण को रहते हुए मंत्रिमंडल में जितने भी नाम शामिल होंगे उनको रखा जाएगा? देखिए, दो आधार होते हैं सोनल इसके, क्योंकि एक आपके जो विधायक जीत कर आए हैं उन 115 विधायकों में से, और इसके बाद तमाम करीब 7-8 विधायक जो आपके ही थे वो निर्दलीय जीत कर आए हैं, उनमें जाति का समीकरण क्या कहता है, किस जाति के कितने विधायक जीत कर आए हैं, एक वो पैरामीटर होता है। उसके आधार पर आपको उस जाति को प्रतिनिधित्व देना ही होता है जिस जाति के विधायक अधिक सदन में पहुंचते हैं, एक पैरामीटर। दूसरा ये होता है क्योंकि आपको एक जनकल्याणकारी सरकार चलानी है, मैनिफेस्टो को लागू करना है, तो आपको उस अनुभव को भी मदद लेनी होगी, जिनको अनुभव है राज चलाने का, जिनको अनुभव है सरकार चलाने का, जिनको बारीकियां पता है ब्यूरोक्रेसी की, बारीकियां पता है कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी धरातल पर लागू किया जाता है। तो दोनों जो समीकरण उनको साधने की प्रयास के साथ साथ कोशिश ये रहेगी सोनल कि एक बढ़िया बेहतर मंत्रिमंडल दिया जाए जो केवल और केवल काम पर फोकस करे, मैनिफेस्टो को लागू कैसे किया इस पर फोकस करे, और इसमें 2024 के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे तीनों राज्यों में सीएम के चयन की बात हो। लिहाजा आपको मंत्रिमंडल गठन में भी 2024 के लक्ष्य को साधने की कवायद साफ नजर आएगी। जी सोनल। अच्छा, साथ ही लाल सिंह, ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि नए नामों पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और जितने भी वरिष्ठ नाम है, वरिष्ठ नेता है, उन पर कम फोकस करके ऐसा माना जा रहा है कि नए नामों पर इस बार फोकस किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल नए नामों पर फोकस किया जाएगा, नए चेहरों को आगे लाया जाएगा। मैं लगातार सोनल यही कह रहा हूं कि जो एक्सरसाइज हो रही है, इतना लंबा समय लगने के पीछे बड़ी वजह यही है, क्योंकि इस बार चुनौती बड़ी इस लिहाज से हो जाती है सोनल, क्योंकि एक तरफ आपके नए चेहरे जीत कर आए, पूरे कमोबेश हम बात करें करीब 72 नए विधायक चुनकर आए हैं पूरी सरकार में, उनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में चुनकर आए हैं। अब इसके बाद देखिए दिग्गज भी खूब जीत कर आए हैं, चाहे आप किरोड़लाल मीणा की बात कर लीजिए या 3 सांसद जो जीत कर उनकी बात कर लीजिए, 7-7 बार विधायक रहे वो जीत कर आए हैं, 8वीं बार विधायक बने ऐसे नेता जीत कर आए हैं। तो एक तरफ आपके साथ युवा चेहरे हैं, दूसरी तरफ आपके साथ अनुभवी नेता हैं। ऐसे में आपको एक संतुलन तो बनाना होगा। आप कह रहे हैं कि आप नए चेहरों को जगह दे, वो एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाएंगे इसमें नए चेहरे अधिक नजर आएंगे आपको, तो निश्चित रूप से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट आप कहाँ करते हैं, क्या आप संगठन में जगह देंगे, उनकी नई भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर एक बड़ा पोर्टफोलियो आप मंत्रिमंडल में देंगे। ये तीनों स्तरों पर चर्चा चल रही है, और लगातार जो एक्सरसाइज हुई है, जेपी नड्डा के घर पर जो एक्सरसाइज हुई, मीटिंग हुई, इसके साथ अमित शाह से मीटिंग हुई, आप देखिए कल रात को 2 घंटे चर्चा हुई सीबी जोशी के बीच और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच। तो पूरी कवायद उसी को लेकर है कि एक अच्छा मंत्रिमंडल आए ताकि संतुलन के साथ काम हो, सरकार के काम हो, सरकार अपनी आंतरिक कलह में ना उलझे बल्कि जनता के कामों पर ध्यान दे। जी सोनल। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए।